हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू आवर चैनल आकाश अग्रवाल क्लासेस। मैं हूं प्रोफेसर करण अग्रवाल। हम लोग मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं, सीएमए फाउंडेशन का मैनेजमेंट जो है, जो 50 मार्क्स के लिए आने वाला है, उसका हम लोग रिवीजन कर रहे हैं। यस, चैप्टर नंबर 1 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हम लोग देख रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने कल जो हमारा लास्ट लेक्चर, प्रीवियस लेक्चर था, उसमें मैनेजमेंट प्रोसेस पढ़ना स्टार्ट किया था, वेरियस फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट पढ़ने स्टार्ट किए थे। आप लोगों को याद है अगर, तो प्लानिंग हम लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से डिटेल में पूरा का पूरा प्लानिंग जो है वो डिस्कस किया था। हर एस्पेक्ट ऑफ प्लानिंग, वेदर इट वाज फीचर्स, limitations, prerequisites of planning, steps, approaches to planning, planning premises, ये सारे के सारे डिटेल्स जो है हम लोगों ने अच्छी तरीके से डिस्कस किए थे। आई होप आप लोगों ने पढ़ाई की है, राइट। जैसे जैसे मैं टॉपिक पढ़ाता जाऊंगा, अगर आप लोग सिर्फ रीडिंग एक्टिविटी करोगे और ऑब्जेक्टिव्स देखते जाओगे तो आपका प्रिपरेशन फुल प्रूफ हो जाएगा। मुझे नहीं लगता है कि फिर इसके बाद आपको कोई भी डिफिकल्टी आनी चाहिए इस सब्जेक्ट को लेकर। जी हाँ, मैनेजमेंट अगर एक बार करण सर से आपने पढ़ लिया है, हम मेरे स्टाइल में अगर आप लोगों ने पढ़ लिया है, तो फिर आई डोंट थिंक कि आपको कहीं पर भी कुछ भी तरीके का इशू एग्जाम में आना चाहिए। ये पेपर आपके लिए बहुत ही सरल, इजी और हाई स्कोरिंग हो जाना चाहिए, राइट। सो सेम तरीके को आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं। एंड जो सेकेंड इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है, जिसका नाम है ऑर्गेनाइजिंग, वो हम लोग आज देखने वाले हैं। आज का लेक्चर में हम लोग सिर्फ ऑर्गेनाइजिंग देखेंगे। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि मैं सारे पूरी जो सीरीज है उसमें लेक्चर्स को जो टॉपिक वाइज डिवाइड करने वाला हूँ। तो हो सकता है कुछ कोई लेक्चर जो टॉपिक अगर बहुत वास्ट है, फॉर एग्जांपल प्लानिंग था, बड़ा है, कंट्रोल है जो आगे आने वाला है वो भी बड़ा है, तो उसका लेक्चर शायद 1 घंटे तक चले। कुछ टॉपिक्स है जो ज्यादा वास्ट नहीं है, जिसमें डिस्कशन ज्यादा नहीं है, तो वो शायद 20 मिनट्स, हाफ एन आवर, ऐसे 40-45 मिनट्स के लेक्चर्स हो सकते हैं। तो इस तरीके से पूरा करिकुलम जो है, पूरा सिलेबस जो है आपका, वो नंबर ऑफ आवर्स में डिवाइड किया गया है अकॉर्डिंग टू द कंटेंट कितना है उसके अंदर। तो हर सीरीज आप पार्ट सीरीज, पूरी सीरीज जो है पार्ट में डिवाइड की है। तो आप लोग के लिए भी आसान हो जाता है कि आपको अगर पर्टिकुलर सीरीज का फिर से अगर रिवीजन करना है तो डायरेक्टली उसी लेक्चर पर जा सकते हो। वही लेक्चर आपको देखना है, पूरा सीरीज सर्च करते नहीं बैठना है आपको, पूरा पढ़ते सुनते नहीं देखना है आपको, देखते नहीं बैठना है आपको। सो इस तरीके से सीरीज डिवाइड किया गया है। टुडे आवर लेक्चर इज गोइंग टू बी ओनली ऑन ऑर्गेनाइजिंग। जी हाँ, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट मैनेजरियल एक्टिविटी है। जैसे हम लोगों ने प्लानिंग पढ़ा था, वैसे ही ऑर्गेनाइजिंग एक इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट फंक्शन है, वो आज हम लोग इस लेक्चर में देखने वाले हैं, राइट। जस्ट अ मिनट प्लीज। राइट, सो वी आर ऑल सेट। मेरा एसी भी वर्किंग कंडीशन में है। लेट अस स्टार्ट टुडेस टॉपिक व्हिच इज प्लानिंग। सब प्लानिंग क्या है? ऑर्गेनाइजिंग, एक्सट्रीमली सॉरी, ऑर्गेनाइजिंग। आज का हमारा टॉपिक है ऑर्गेनाइजिंग। अभी ऑर्गेनाइजिंग ये एक्टिविटी क्या है? आपको कुछ काम दिया हुआ है, आपको एक मेजर कुछ काम दिया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, आपको घर का, मम्मी ने आपको घर का काम दिया है कि आपको घर में सफाई करनी है, फॉर एग्जाम्पल कपड़े धोने हैं, क्लीनिंग एक्टिविटी करनी है, कुकिंग एक्टिविटी करनी है, वगैरह वगैरह। ये आपको मम्मी ने आपको काम दिया कि आज फुल डे का एक्टिविटी घर का आप और आपका भाई या बहन, जो भी 2-3 मेंबर्स है घर में, वो आप संभालोगे। ये आपको काम करना है। तो ऑर्गेनाइजिंग क्या होगा? आप क्या करोगे? आप सबसे पहले आप काम को डिवाइड कर दोगे कि बाबा मुझे कुकिंग पसंद है, मुझे कुकिंग आता है, तो मैं कुकिंग वाला काम कर लूंगा। छोटा भाई जो है उसको बेचारे को आप थोड़ा मजदूरी वाला काम है ना, कपड़े धोने वाला काम, वो वाला काम दे दोगे। सिस्टर को आप झाड़ू फड़का वाला काम दे दोगे। तो इस तरीके से आप क्या कर रहे हो, जो एक्टिविटी है पूरा दिन भर घर चलाने की जो एक्टिविटी है, पिताजी को आप हो सकता है कि ग्रोसरी या सब्जी वगैरह लेकर आने का काम बता दोगे कि डैडी आप ये वगैरह परचेस करके आ जाओ, तो डैडी के लिए थोड़ा सा काम रूटीन वाला भी है, इजी भी है। तो आपने क्या किया, आपने एंटायर वर्क जो अलॉट किया गया था आपको, उस काम को ग्रुप कर दिया, डिवाइड कर दिया, सब डिवाइड कर दिया। आपने डिपार्टमेंट्स बना दिए, डिवीजन बना दिया, एंड फिर सबने मिलकर वो काम दिन भर अपने अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी के अनुसार दिन भर अपना काम किया और ऑब्जेक्टिव फुलफिल किया। तो आपने बेसिकली क्या किया? आपने किया ऑर्गेनाइजिंग। जब आपने डिवाइड एंड सब डिवाइड किया एक्टिविटी को इन डिफरेंट पीपल, इन डिफरेंट ग्रुप्स, एक्टिविटी को छोटे छोटे एक्टिविटीज में डिवाइड, पूरे काम को छोटे छोटे कामों में डिवाइड किया, अलग अलग लोगों को उनमें अपॉइंट कर दिया काम करने के लिए। तो ये है नथिंग बट ऑर्गेनाइजिंग। हैज एन इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट।
Organizing is defined as the dividing and subdividing up of duties and responsibilities. Very important. Dividing and subdividing up of duties and responsibilities. जो भी काम है, जो भी जिम्मेदारियां है, जो भी एक्टिविटीज है, उसको डिवाइड एंड सब डिवाइड करना. Which are necessary to any purpose and arranging them in groups which are assigned to individuals. Arranging those activities in groups which are assigned to the individuals. Groups बनाना, कौन से लोगों को कौन सी एक्टिविटी हैंड ओवर करनी है, कौन सा ऐसा ग्रुप है जो एक फलाना डिमकाना वाली एक्टिविटी करने वाला है. तो इस तरीके से एक्टिविटीज को, काम को डिवाइड करना, प्लस वो काम जो है लोगों को अलॉट करना, जिम्मेदारियां देना, एलोकेट करना, डेलीगेट करना, जो हम लोग देखने वाले हैं आगे जाकर, आगे के चैप्टर्स में, कि काम आपने डेलीगेट कर दिया, किसी को काम आपने दे दिया. This is nothing but organizing. In the words of Kuntz and O'Donnell, organizing involves the establishment of an internal structure. Very important. Establishment of an internal structure. सबसे पहले तो ये आपके इंटरनल एनवायरनमेंट था घर का, इंटरनल स्ट्रक्चर था घर का, कि उसमें आप हो, छोटा भाई है, आपकी सिस्टर है, आपके पिताजी है, मम्मी जो बॉस है घर की, उन्होंने आपको काम दिया हुआ है. तो इट इज बेसिकली द इंटरनल स्ट्रक्चर. नाउ व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर एस्टेब्लिशिंग एन इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ रोल्स. आपने आपके काम बांट दिए, हर किसी को एक रोल दे दिया. Through determination and enumeration of activities. By determining and enumerating, आपने डिटरमाइन किया क्या क्या काम है घर में, आज दिन भर में 10 काम है, उन सब एक्टिविटीज को एनुमरेट कर दिया कि कौन सा काम है ज्यादा, कौन सा काम है कम, कौन सा काम किस टाइम पर होना जरूरी है ना. खाना खाने का, खाना बनाने का, सॉरी खाना खाने का नहीं, खाना बनाने का जो काम है वो एक स्पेसिफिक टाइम पे होना जरूरी है. ब्रेकफास्ट से पहले, लंच से पहले, डिनर से पहले जो टाइम रहता है जनरली फैमिली का खाने में, तो वो उस तरीके से एक्टिविटी को उसके इंपॉर्टेंस के हिसाब से आपने ग्रुप कर दिया. दैट इज डिटर्मिनेशन एंड एन्यूमरेशन ऑफ एक्टिविटीज रिक्वायर्ड टू अचीव द गोल्स ऑफ एन एंटरप्राइज. जो एक्टिविटीज हम लोग को जरूरी है ऑर्गेनाइजेशन के गोल फुलफिल करने के लिए. द ग्रुपिंग ऑफ दीज एक्टिविटीज, द असाइनमेंट ऑफ सच ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज टू मैनेजर, the delegation of authority to carry them out, and provision for coordination of authority and informational relationships horizontally and vertically in the organization structure. अभी आप इन एक्टिविटीज का क्या कर रहे हो, देखो ध्यान से, हर एक वर्ड को हम लोग पढ़ेंगे. हमने क्या किया, एक तो पहले डिटरमाइन की एक्टिविटीज एंड एनुमरेट कर ली, नोट डाउन कर ली, एक्टिविटीज डिसाइड कर ली कौन सी एक्टिविटीज है जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स फुलफिल करने के लिए इंपॉर्टेंट है. फिर इन एक्टिविटीज को ग्रुप कर दिया अलग अलग, जैसे प्रोडक्शन की एक्टिविटी कर दी, डिस्पैच की एक्टिविटी कर ली, परचेज की कर ली, स्टोरेज की एक्टिविटी कर ली, अकाउंटिंग की एक्टिविटी कर दी हम लोगों ने, राइट. तो इस तरीके से एक्टिविटीज को डिवाइड कर दिया. द असाइनमेंट ऑफ सच ग्रुप्स ऑफ एक्टिविटीज टू द मैनेजर्स. फिर हर एक जो है एक्टिविटी के लिए हमने मैनेजरियल पोजीशंस डिसाइड कर ली, ग्रुप्स दे दिए, लोग एलोकेट कर दिए, लोग अलॉट कर दिए हमने काम के लिए. फिर डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी टू कैरी देम, हमने बंदे अपॉइंट किए और उनको जिम्मेदारियां दे दी, उनको अथॉरिटी दे दी, उनको काम करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, हमने डेलीगेशन कर दिया वहां पर. एंड द प्रोविजन फॉर कोऑर्डिनेशन ऑफ अथॉरिटी एंड इंफॉर्मेशनल रिलेशनशिप्स हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली. काम करने के लिए फिर बेसिकली जो भी लोग अपॉइंट हो रहे हैं उनमें आपस में, यहाँ पर जो है ये वेरियस ग्रुप्स है, इनमें आपस में जो है सब जगह पर जो है कोऑर्डिनेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. सब मिलकर साथ में काम करेंगे तो काम अच्छी तरीके से फुलफिल होने वाला है. एंड इंफॉर्मेशनल रिलेशनशिप्स हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली. ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है इंफॉर्मेशन जो है एक स्तर से दूसरे स्तर पर अच्छी तरीके से पास होना चाहिए. फॉर एग्जांपल ये जो दो लोग हैं ये शायद एक लेवल पर काम करने वाले लोग हैं, हो सकता है ये दोनों ऑफिसर लेवल के लोग हैं, तो यहाँ पर इंफॉर्मेशन ट्रांसफर प्रॉपरली होना चाहिए. फिर हो सकता है यहाँ पर इन लोगों के ऊपर एक बॉस है फॉर एग्जाम्पल मे बी, यू नो, सो यहाँ पर भी इंफॉर्मेशन का ट्रांसफर टू वे, यहाँ से ऊपर और ऊपर से नीचे ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन प्रॉपर्ली होना चाहिए. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर. सो ऑल दीज एक्टिविटीज विल कम अंडर द टॉपिक ऑर्गेनाइजिंग, जहां पर हम लोग काम को डिवाइड कर रहे हैं, फिर काम के अकॉर्डिंगली लोगों को अपॉइंट कर रहे हैं, लोगों को जिम्मेदारियां दे रहे हैं, एंड देन वी आर क्रिएटिंग एन एनवायरनमेंट, स्ट्रक्चर जहां पर लोग कोऑर्डिनेटेड एफर्ट से ये काम कर रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभा रहे हैं, रिपोर्टिंग हो रहा है प्रॉपरली लोगों के बीच में. दिस इज नथिंग बट ऑर्गेनाइजिंग. आई होप ये बेसिक जो है, जो हमें नोट्स में ही दिया गया है, उसी का जो इंटरप्रिटेशन मैंने दिया है आपको समझ में आया होगा. ऑर्गेनाइजिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है व्हेन इट कम्स टू
द मैनेजमेंट एक्टिविटीज। मैनेजमेंट का ये काम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है मैनेजमेंट का, राइट। सिर्फ हम लोग अच्छा प्लान बनाकर काम नहीं कर सकते हैं, हमें बहुत अच्छे ऑर्गेनाइज्ड एनवायरनमेंट में, ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर में काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी, जहाँ पर प्रॉपरली काम को है जो डिवाइड किया गया है, एक्टिविटीज़ को उसके इम्पोर्टेंस के हिसाब से डिवाइड किया है, लोगों को अपॉइंट किया हुआ है, लोगों को अथॉरिटीज़ दी हुई है काम करने के लिए ना। लोगों को सिर्फ जिम्मेदारियाँ देकर नहीं चलता है, लोगों को अधिकार भी देने पड़ते हैं काम करने के लिए। हम लोगों ने ये पुलिस वाला एग्जाम्पल पढ़ा था शायद, मेरे ख्याल से फर्स्ट लेक्चर आई थिंक इट वाज, राइट। सो सिर्फ जिम्मेदारियां देकर नहीं चलने वाला, उनको अथॉरिटी भी, उनको अधिकार भी देने पड़ेंगे। सो फिर उसके बाद वो अधिकार वेदर दे आर कैरिंग आउट द रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड अथॉरिटी का प्रॉपर इस्तेमाल कर रहे हैं कि नहीं। फिर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है इंफॉर्मेशन ट्रांसफर या जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रिलेशनशिप जिसको बोलते हैं वो प्रॉपरली मेंटेन हो रहा है कि नहीं। तो ये सारी चीजें जो है वो ऑर्गेनाइजिंग के अंडर आने वाली है। George Terry defines organizing as establishing the effective authority relationships among selected works, persons and workplaces in order for the group to work together effectively। हमने वर्क पीपल वर्क प्लेसेस को प्रॉपरली डिवाइड कर दिया है एक्टिविटीज को, प्लस फिर उनके बीच में, उनके आपस में ये इफेक्टिव अथॉरिटी रिलेशनशिप्स, किसको कौन सी अथॉरिटी दी गई है, किसको कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, वो प्रॉपरली अच्छी तरीके से एस्टेब्लिश हुआ है कि नहीं, इफेक्टिवली वो अथॉरिटी मिली है क्या नहीं उन लोगों को, एंड देन वेदर दे आर वर्किंग टुगेदर इफेक्टिवली और नॉट। सो दिस इज नथिंग बट ऑर्गेनाइजिंग। Thus, organizing function consists of dividing work among groups and individuals, which is division of labor, है ना, and providing for the required coordination, ये बहुत important है, providing for required coordination between the individuals and the group activities, whether production का activity dispatch के साथ, production का activity purchase के साथ sync में चल रहा है या नहीं, उनके बीच में प्रॉपर एक्टिविटी जो है सिंक्रोनाइज तरीके से या नहीं, रिपोर्टिंग हो रहा है कि नहीं। देखो अभी फॉर एग्जांपल, अभी यहाँ पर कोऑर्डिनेशन भी आता है, लेकिन शॉर्ट में समझने की कोशिश करो। प्रोडक्शन काम कर रहा है, माल बना रहा है, डेली प्रोडक्शन माल बनाने का काम कर रहा है, डेली प्रोडक्शन माल बनाने का काम कर रहा है। माल बनाने के लिए प्रोडक्शन को रॉ मटेरियल भी तो लगने वाला है, रॉ मटेरियल अरेंज करने का काम किसका है, परचेज डिपार्टमेंट का है। प्रोडक्शन ने माल बना दिया, माल बनने के बाद रख कर नहीं चलने वाला है, प्रोडक्शन में से माल जो है डिस्पैच होना चाहिए, बाहर बिकना चाहिए, बाजार में जाना चाहिए, डिलीवरी होना चाहिए, तो वो काम किसका है, डिस्पैच डिपार्टमेंट का काम है। तो प्रोडक्शन का इसके साथ भी एक्टिविटी जो है जुड़ा हुआ है, इसके साथ भी एक्टिविटी जो जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटी हो रहा है, ग्रुपिंग ऑफ पीपल हो रहा है, बट दीज एक्टिविटीज आर रिलेटेड टू ईच अदर, right? So it is very important that organizing is providing for the required coordination। ऑर्गेनाइजिंग ये फंक्शन की जिम्मेदारी है कि इट इज प्रोवाइडिंग द रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेशन बिटवीन द इंडिविजुअल्स एंड ऑल्सो द ग्रुप एक्टिविटीज, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी है। तो ये ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन का है। तो ये बेसिकली एक अनदर वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑर्गेनाइजिंग हो गया। यहाँ पर हम लोगों ने ऑलरेडी ऑर्गेनाइजिंग डिस्कस किया ही था, फिर जॉर्ज टेरी का डेफिनेशन हमें मिला, फिर अगेन यहाँ पर जो मैंने मार्क किया अभी आप लोग को समझा, ये एक और तरीका था ऑर्गेनाइजिंग समझने का। और भी कुछ डेफिनेशंस लुइस एलन के और भी लोगों के यहाँ डेफिनेशंस दिए हुए ऑर्गेनाइजिंग के, जो आप पढ़ सकते हो। बेसिकली वही है कि आप काम को डिवाइड कर रहे हो, फिर काम डेलीगेट कर रहे हो, अथॉरिटी दे रहे हो लोगों को, एंड देन यू आर क्रिएटिंग दैट एनवायरनमेंट जहाँ पर देयर इज प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बिटवीन पीपल एज वेल एज द एक्टिविटीज, सबके बीच में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है। ये बेसिकली ऑर्गेनाइजिंग है। In a sense, organizing is the managerial function, ध्यान से देखेंगे इसको, that deals with the allotment of duties। सबसे पहले तो क्या है, dealing with duties, allotment of duties, फिर coordination of the task, whether all the activities are working in a proper sync, proper harmony, coordinated manner, और delegation of authority, किस किस को कौन सी अथॉरिटी सौंपी गई है, कौन से अधिकार दिए गए, लोगों को अधिकार देने पड़ेंगे काम करवाना है तो, एंड द शेयरिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। बेसिकली ये एसेंस है ऑर्गेनाइजिंग का, ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है, प्लीज इस लाइन को अंडरलाइन कर दीजिएगा, राइट। सो शायद आपको अब समझ में आया होगा कि कैसे ऑर्गेनाइजिंग एक इंपॉर्टेंट एक्टिविटी, एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है। प्रोडक्शन वाले को प्रोडक्शन कर रहा है, माल बनाया जा रहा है, बट उसका कोऑर्डिनेटेड एफर्ट नहीं है, कम्युनिकेशन नहीं है प्रॉपर परचेज डिपार्टमेंट के साथ, ग्रुप एक्टिविटी है ना,
ये भी एक ग्रुप एक्टिविटी है, वो भी एक ग्रुप एक्टिविटी है, और ये दोनों एक्टिविटीज मिलाकर अपने आप में एक और ग्रुप एक्टिविटी है. सो इफ देयर इज नो प्रॉपर प्रॉपर चैनल, प्रॉपर कम्युनिकेशन, कोऑर्डिनेशन नहीं है, तो फिर रॉ मटेरियल हो सकता है खत्म हो जाए. डिस्पैच वाले के साथ कम्युनिकेशन नहीं, कोऑर्डिनेशन नहीं प्रॉपर, हो सकता है कि स्टोरेज में माल दुनिया भर का भर जाए, माल रखने के लिए जगह ना हो. एक बहुत एक सिंपलिस्टिक तरीका है ऑर्गेनाइजिंग समझाने का. तो यहाँ पर हम लोग ने प्रॉपर स्ट्रक्चर बनाया हुआ है ऑर्गेनाइजिंग का, काम को डिवाइड किया हुआ है, काम की अहमियत के हिसाब से, काम के तरीके के हिसाब से, रिक्वायरमेंट के हिसाब से. वी हैव डिवाइडेड एंड सब डिवाइडेड ऑल द एक्टिविटीज, एंड देन वी हैव डिवाइडेड दोज एक्टिविटीज इनटू पीपल, given them the authority. फिर हम we have delegated them with that work, and then we are creating an environment जहाँ पर proper coordination भी हो. ये सारी चीजें जो है ये ऑर्गेनाइजिंग के अंडर आती है. अभी ये जो पार्ट है, ये पार्ट को मैंने कट किया हुआ है. प्लीज आप लोग भी आपके नोट्स में से इसको कट कर दीजिए. ये एक्चुअली आगे का स्टाफिंग का जो है वो प्रिंट है, जो यहाँ पर गलती से आ गया है. ये आगे भी देखने मिलेगा स्टाफिंग में हमको, ओरिएंटेशन, इंडक्शन वगैरह. ये गलती से यहाँ छप गया है, काफ़ी टाइम से ये यहीं पर प्रेजेंट है. एंड फनी, इट्स क्वाइट फनी दैट बहुत सारे लोग जो है इसको कंटिन्यूटी में पढ़ा देते हैं. मुझे कुछ स्टूडेंट्स ने ही लास्ट ईयर बताया था कि सर ये समझ में नहीं आ रहा सर, ये अचानक कोऑर्डिनेशन के ऑर्गेनाइजिंग के बीच में ये ओरिएंटेशन का बात कैसे हो रहा है सर, ये तो स्टाफिंग का हिस्सा है, तो क्या समझ में नहीं आया सर ये क्या हो रहा है. एंड सर हमें तो वो जो भी XYZ सर थे उनको हमने देखा कहीं तो भी पढ़ाते हुए, तो उन्होंने ये भी पढ़ा दिया. अरे बाबा ये एक प्रिंटिंग एरर है, प्रिंटिंग मिस्टेक है. आई एम सो सरप्राइज टू सी कि कितने लोगों ने इसको साथ ही में पढ़ा दिया है. अरे ये गलती से किसी और पेज की चीज़ यहाँ पर छप गई है, जो इग्नोर हो चुकी है, गलती से रह गई है, किसी को पता नहीं चल पाया. तो लोग क्या करते हैं, टीचर्स क्या करते हैं, वही पढ़ाते जाते हैं, ऐसा खो जाते हैं सब्जेक्ट के अंदर कि उनको फर्क ही नहीं पता कि ये ऑर्गेनाइजिंग नहीं, ये स्टाफिंग का हिस्सा है, एंड लोग उसे पढ़ा देते हैं. खैर कोई बात नहीं. सो वी नीड नॉट वरी. करण सर है यहाँ पे आपको ये चीज़ बताने के लिए. सो ये पोर्शन को प्लीज़ कट कर दीजिए, ये आगे स्टाफिंग में आने वाला है, तब हम लोग इसको पढ़ेंगे अच्छे से. ओके, दिस इज नॉट पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग. ओके, चलो कोई बात नहीं, हो जाते हैं यार. लोग इतने शिद्दत से पढ़ाते हैं कि भूल जाते हैं कि टॉपिक कुछ और चल रहा है. आई शुड नॉट कमेंट. कोई बात नहीं, ये मेरा काम नहीं, मेरा काम मेरे सब्जेक्ट को पढ़ाना है. ठीक है, अभी प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, कुछ ना कुछ स्टेप्स होंगे ना. अपन ने प्लानिंग के स्टेप्स देखे थे, तो ऑर्गेनाइजिंग भी एक प्रोसेस है, उसके भी कुछ स्टेप्स होंगे. एज अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, दैट इज एज अ प्रोसेस, ऑर्गेनाइजिंग इंक्लूड्स द फॉलोइंग स्टेप्स. ऑर्गेनाइजिंग के ये 5-6 स्टेप्स हम लोग अभी देखने वाले हैं, इनको डिटेल में पढ़ने वाले हैं. नंबर 1, आइडेंटिफाइंग द वर्क. देखो बहुत जगह पर चीजें जो है बहुत आसान है, अगर हम लोग उसका उस सेंटेंस का, उस वर्ड का, उस कैप्शन का, उस हेड का मीनिंग समझ लें, तो हमारे लिए चीजें बहुत आसान हो जाती है. मैं वही करने का काम करता हूँ. सबसे पहला, अभी हम लोग मीनिंग बाद में देखेंगे, पहले सिर्फ रीड कर लेते हैं कि कौन से स्टेप्स है. फर्स्ट इज आइडेंटिफाइंग द वर्क. देखो आप लोग को खुद को अभी चीजें इजी लगने लग जाएगी. खुद अगर आप मीनिंग्स वर्ड्स का ढूंढने लग जाओगे तो आपके लिए चीज आसान हो जाएगी कि यार ऑर्गेनाइजिंग में तो यही कर रहे हैं. सबसे पहले हम लोग वर्क आइडेंटिफाई कर रहे हैं, फिर ग्रुपिंग द वर्क. नंबर 2, स्टेप नंबर 3, एस्टेब्लिशिंग फॉर्मल रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू ऑर्गेनाइजिंग. ये बहुत इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनाइजिंग के लिए. बहुत बार हम लोग ऑर्गेनाइजिंग जो है सिर्फ डिवाइडिंग एक्टिविटीज, अलॉटिंग वर्क वगैरह वगैरह नहीं, क्या डिवाइड करना, लोगों को उसमें डाल देना, ग्रुप में प्रोडक्शन वालों को प्रोडक्शन में डाल देना, स्टोर वालों को स्टोर में डाल देना, क्वालिटी वालों को. ऑर्गेनाइजिंग से वहाँ पर नहीं होता है. पॉइंट नंबर 3 जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एस्टैब्लिशिंग फॉर्मल रिपोर्टिंग रिलेशनशिप. डिटेल में देखने वाले हम लोग आगे, चिंता मत करो. फिर प्रोवाइडिंग फॉर मेजरमेंट, इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल. प्रोवाइडिंग फॉर मेजरमेंट, इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. दिस इज बेसिकली वो रिव्यू टाइप चीज़ है, डिटेल में पढ़ेंगे इसको. दैट टाइप ऑफ थिंग कि उसको मेजरमेंट इवैल्यूएट करे कैसा चल रहा है, फिर उसके ऊपर कंट्रोल एक्सरसाइज करें. देन डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड द लास्ट वन इज कोऑर्डिनेशन. तो ये 1 2 3 4 5 6, इन ऑल देर आर 6 स्टेप्स of organizing. 6 steps in all, 6 steps है ऑर्गेनाइजिंग के.
जिसमें से फर्स्ट स्टेप है आइडेंटिफाइंग द वर्क। ये 6 के 6 स्टेप्स हम लोग डिटेल में अभी यहाँ पर देखने वाले हैं कि ऑर्गेनाइजिंग के स्टेप्स कौन से हैं। नंबर 1 इज आइडेंटिफाइंग द वर्क। देखो ये बेसिक कॉमन सेंस है। जब भी हमें कोई काम करवाना है या काम करना है तो सबसे पहले हमें उस काम के अंदर उस एक्टिविटी के अंदर जो छोटे छोटे काम है उन सारे काम को, उन सारी एक्टिविटीज को है वो जो है आइडेंटिफाई करना है। तो दिस इज द फर्स्ट बेसिक स्टेप ऑफ द ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस, जहां पर वी आर आइडेंटिफाइंग द वर्क टू बी परफॉर्म्ड। वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि एक्चुअली काम करना क्या है। मम्मी आज सुबह पिकनिक पर चली गई है, चाबी देकर चली गई घर की कि ये तुम 3 लोग हैं घर के, 4 लोग हैं घर के, पापा और तुम 3 भाई बहन, तुम चारों का काम है आज का घर का काम एक्टिविटी कंप्लीट करना। मैं रात को आने वाली हूँ पिकनिक पर से, मैं रात को आऊंगी, मुझे घर टिप टॉप चाहिए, घर का सब काम फिनिश हो जाना चाहिए, मेरा खाना रेडी होना चाहिए, मैं आऊंगी और मैं सीधा डिनर करने वाली हूँ। नाउ सबसे पहले आप बैठकर आइडेंटिफाई कर रहे हैं यार मम्मी दिन भर में काम कौन से करती है। तो उसमें हमको समझ में आता है कि यार कपड़े धोने हैं, कपड़े धोने के लिए हमारा सबका नहाना होना चाहिए, हम लोग नहा चुके होंगे तो हमारे कपड़े धोने में जाएंगे। बहुत सिंपल चीज है, देखो काम को आइडेंटिफाई कर रहे हैं हम लोग। कपड़े धोने के लिए यह समझना जरूरी है कि जो यूज्ड क्लोथ हम लोग कल के पहने हुए हैं वो जो है नहाने के बाद ही हम लोग धोने में डाल सकते हैं। जानबूझकर ये एग्जांपल लिया गया है समझने के लिए कि वर्क आइडेंटिफाई करना कितना इंपॉर्टेंट काम है। नहीं तो हम ये भूल ही जाते हैं, हम लोग काम कर देते हैं और फिर समझते हैं ये कपड़े तो रह गए, लास्ट में नहाने का काम कर रहे थे, राइट। सो फिर उसके बाद क्लीनिंग है, नंबर ऑफ रूम्स है घर में उनका क्लीनिंग है, बाथरूम्स का क्लीनिंग है, होता है ना डेली। भाई मैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, मेरे यहाँ पर ये सारी एक्टिविटीज होती है, मैंने देखी हुई है तो मुझे पता है। प्लस लॉकडाउन में लास्ट ईयर था पूरा साल घर में, तो वहां पर सिर्फ देखा नहीं है, किया भी है अपने हाथों से, राइट। सो नो शेम इन शेयरिंग दैट। फिर उसके बाद कपड़े धोने हैं, कुकिंग एक्टिविटीज है, छोटा मोटा दिन भर का परचेज है, कुछ लोग आएंगे घर में दिन भर कुछ ना कुछ सर्विस प्रोवाइड करने के लिए। फॉर एग्जांपल आपका जो है वेस्ट जो है कलेक्ट करने के लिए लोग आएंगे, फिर कुछ ना कुछ आपके यहाँ पर मटेरियल जो है ड्रॉप करने के लिए लोग आएंगे, कुछ बिल कलेक्शन के लिए लोग आएंगे, तो फिर वो कैसे करना है, वो पेमेंट कहाँ से करना है। फिर और भी जो एक्टिविटीज़ है, जो क्लोथ्स वगैरह है, आयरन वगैरह करने के काम है। तो ये सारे काम पहले सबसे पहले हमको ये काम समझने हैं, आइडेंटिफाई करने हैं, राइट। अभी खाना बनाना है तो क्या मटेरियल लगने वाला है वो है या नहीं है, वो कहाँ से लाया जाएगा, कौन लाएगा, तो ये सब ऑल दीज थिंग्स कम अंडर आइडेंटिफिकेशन ऑफ द वर्क। साथ में आपको ये भी समझ में आ रहेगा घर चलाना कितना डिफिकल्ट है, राइट। मम्मी जो है कितने सारे लोगों का काम कर रही है। ओके चलो, नंबर 1 इज आइडेंटिफाइंग द वर्क। जैसे कि मैंने बताया द फर्स्ट स्टेप इन ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस इज टू आइडेंटिफाई द वर्क टू बी परफॉर्म्ड in the organizational unit or the enterprise. Every organization is created deliberately to achieve some predetermined objectives. Yes, very important. हर organization इसलिए खड़ा किया गया है ताकि वो कोई एक गोल या ऑब्जेक्टिव फुलफिल कर सके जो हम लोगों ने पहले से डिसाइड करके रखा हुआ है। It is absolutely essential to identify the work to be performed टू अचीव द गोल्स। वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हमें गोल अचीव करना है तो वो गोल अचीव करने के लिए कौन से काम करने हैं। सीएमए फाउंडेशन क्रैक करना है तो काम कौन से करना है। अरे बाबा आकाश अग्रवाल क्लासेस के सारे लेक्चर्स देखने हैं। पहले तो ये काम हमको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, वो गोल फुलफिल करने के लिए कहां पर मिल रहे लेक्चर्स मिल रहे हैं आकाश अग्रवाल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट, राइट। Work must be divided and distributed because no one individual can perform the total work. Not just only one single individual can perform the entire activity in the organization single-handedly. Identification and classification of work enables the managers to concentrate on important activities. एक बार हमने काम को आइडेंटिफाई कर लिया, समझ लिया, एंड फिर काम के ग्रुप्स बना दिए, क्लासिफाई कर दिया, बांट दिया, तो फिर मैनेजर जो है वो इंपॉर्टेंट काम के ऊपर फोकस कर सकते हैं। सो ये फर्स्ट स्टेप प्राइम इंपॉर्टेंस वाला स्टेप ऑर्गेनाइजिंग में आ जाता है, जिससे क्या होएगा, जिससे अननेसेसरी डुप्लीकेशन जो है अवॉइड हो जाएगा। नहीं क्या बहुत बार सेम तरीके का काम बहुत सारे लोग मिलकर कर रहे हैं, कुछ लोग सेम काम को अलग अलग जगहों पर कर रहे हैं, तो ये डुप्लीकेशन ऑफ वर्क हो जाता है। ओवरलैपिंग एंड वेस्टेज ऑफ एफर्ट, ये सब नहीं होना चाहिए, इसलिए आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर नंबर 2, ग्रुपिंग द वर्क। अभी आपने काम को आइडेंटिफाई कर दिया, अभी काम को डिवाइड करना स्टार्ट कर दो।
एक्टिविटीज को है जो डिवाइड करना स्टार्ट कर दो, वर्क को है डिवाइड करना स्टार्ट कर दो। वर्क, काम जो छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड होना स्टार्ट हो जाएगा, तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम को लोगों में बांटना प्लस काम को मॉनिटर करना बहुत इजी हो जाएगा। एक साथ पूरे ऑर्गेनाइजेशन का काम देखना बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन अगर हम मॉनिटर करने के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट्स को मॉनिटर करें, अलग अलग काम को अलग अलग तरीके से मॉनिटर करें, तो हमारा काम आसान हो जाएगा, है ना। हम लोग अगर स्टोर्स को मॉनिटर करेंगे, अकाउंट्स को मॉनिटर करेंगे, परचेस को मॉनिटर करेंगे, बैकअप जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट है उसको मॉनिटर करेंगे, प्रोडक्शन को मॉनिटर करेंगे, सेल्स को मॉनिटर करेंगे अलग अलग तरीके से, तो हमारे लिए काम आसान हो जाएगा। तो ये कैसे हुआ? ये बाय ग्रुपिंग द वर्क, राइट। सो डिवाइडिंग द वर्क इज द एसेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन। आपको काम को डिवाइड करना है ताकि वैसे लोग आप अपॉइंट कर सके, वैसे कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स आप कर सके, वैसा मॉनिटरिंग आप कर सके काम का। आफ्टर मेकिंग द विजन, सिमिलर एक्टिविटीज शैल बी ग्रुप टुगेदर इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फॉर अ स्मूथ फ्लो ऑफ वर्क। वेरी इंपॉर्टेंट, सिमिलर एक्टिविटीज टू बी ग्रुप टुगेदर फॉर अ स्मूथ फ्लो ऑफ वर्क। Departments and divisions are created in an organization based on the principle of similarity and relatedness। देखो मेरा जो पहला वाला एग्जांपल था, स्टोर वाला, परचेज वाला इज डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोडक्शन, डिस्पैच वाला, स्टोर वाला इज ऑल्सो डायरेक्टली रिलेटेड टू द प्रोडक्शन। तो ये रिलेटेडनेस ऑफ वर्क हो गया क्या? नहीं हो गया? ये रिलेटेड है क्या? नहीं। भाई यहाँ से हमको माल चाहिए, परचेज वाले से रॉ मटेरियल आएगा तो मैं माल बनाऊंगा ना, माल बनेगा तो माल बिकेगा ना। तो ये तीनों लोग एक दूसरे से रिलेटेड है, तो इनकी एक्टिविटी, सिमिलर एक्टिविटी में इनका फ्लोर, इनका प्रीमाइस एक जगह पर हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। अभी मैं फार्मा कंपनी में काम कर चुका हूँ, तो मैंने ये सब चीज़ें देखी पढ़ी नहीं है, मैंने ये चीज़ें एक्चुअली अनुभव की है, यू नो, आई हैव बीन पार्ट ऑफ दिस प्रोसेस। तो मुझे पता है, मैंने ये बहुत सारे प्रिंसिपल जो अभी मैं पढ़ाने वाला हूँ, ये ऑलरेडी मैं अप्लाई कर चुका हूँ लाइफ में, या किसी और को अप्लाई करते हुए देख चुका हूँ, राइट। सो ये इस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन एक्चुअली ऑर्गेनाइज करती है, काम करती है, काम को डिवाइड करती है, वर्क्स को, डिपार्टमेंट्स को ग्रुप करती है। These departments or divisions are then managed under the direction of an individual called the manager। प्रोडक्शन का मैनेजर अलग होता है, सेल्स का मैनेजर अलग होता है, मार्केटिंग का अलग होता है, अकाउंट्स का अलग होता है, फाइनेंस का अलग होता है, परचेस का अलग होता है, राइट। सो हमने काम डिवाइड कर दिया और लोगों को भी उस तरीके से काम दे दिया, लोग भी डिवाइड कर दिए हमने। Depending on the size of the organization, there could be several departments for every separate function। बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, मल्टीपल प्रोडक्ट्स है, बहुत सारा प्रोडक्शन लाइन है, तो उसके लिए फिर ऑर्गेनाइजेशन में स्ट्रक्चर भी ह्यूज रहेगा, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स रहेंगे। हो सकता है ज़्यादा बड़ा ऑर्गेनाइजेशन ना हो तो वहाँ पर ज़्यादा डिपार्टमेंट्स ना हो, एक डिपार्टमेंट में मल्टीपल फंक्शंस होते हो, ऐसा भी हो सकता है। छोटा प्रोडक्शन का काम हो तो उसमें 2-3 ही डिपार्टमेंट है, एक डिपार्टमेंट 2-2, 3-3 काम एक साथ कर रहा है, हो सकता है। In a small organization, various departments may be grouped together and headed by one or a few individuals only, जैसे कि मैंने ऑलरेडी बताया। तो सेकंड एक्टिविटी ग्रुपिंग है। सबसे पहले आइडेंटिफाइंग द वर्क, ऑर्गेनाइजिंग का फर्स्ट स्टेप आइडेंटिफाइंग द वर्क, सेकंड स्टेप ग्रुपिंग द वर्क, फिर आता है एस्टेब्लिशिंग द फॉर्मल रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स। मैंने आप लोग को बताया था कि ये एक इंपॉर्टेंट एक्टिविटी, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। One of the steps in organizing function is to establish formal reporting relationships among individual members in the enterprise। जो लोगों को काम पर रखा हुआ है, काम डिवाइड कर दिया, एक्टिविटी डिवाइड कर दिए, लोग डिवाइड कर दिए, उसके बाद लोगों के बीच में फॉर्मल रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स, प्रॉपर कम्युनिकेशन चैनल्स जो है, रिपोर्टिंग जो है वो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से काम हुआ, रिपोर्ट आगे चला गया, यहाँ से काम हुआ, फिर आगे रिपोर्टिंग हो गया। मतलब ये सिंपल तरीके से कि देयर हैज टू बी प्रॉपर कम्युनिकेशन चैनल बिटवीन दीज इंटर रिलेटेड एक्टिविटीज, सो दैट फिर स्मूथ फंक्शनिंग जो है वो पॉसिबल हो पाए। आफ्टर एस्टेब्लिशिंग दिस फॉर्मल रिलेशनशिप्स, इट वुड बी पॉसिबल टू नो द डिटेल्स रिलेटिंग टू द वर्क, है ना, काम कौन से स्टेज पर है, कहाँ तक पहुंचा है, किस तरीके से चल रहा है। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फॉर्मल रिपोर्टिंग सिस्टम शुड पेव द वे फॉर असाइनिंग द ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू इंडिविजुअल्स इन एन अनएम्बिगुअस फैशन। अनएम्बिगुअस मतलब कोई कंफ्यूजन नहीं, एकदम क्लियर तरीके से, कोई उसमें जो है क्लैरिटी पूरी तरीके से होती है। नाउ अभी इससे क्या होता है, एस्टेब्लिशिंग ऑफ फॉर्मल रिपोर्टिंग रिलेशनशिप से अब हमको पता है कि किसको कौन सा काम अलॉट किया गया है,
किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसको कौन सी अथॉरिटी दी गई है। तो यहाँ से पैदा होता है रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, फॉर्मल रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। इसका रिपोर्टिंग उसको, एक्स का रिपोर्टिंग वाई को, वाई का रिपोर्टिंग जेड को। तो इस तरीके से एक फॉर्मल अगर स्ट्रक्चर बन जाता है तो वहाँ पर ऑर्गेनाइजिंग ईजी हो जाता है। फिर प्रोवाइडिंग फॉर मेजरमेंट, इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल, वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन का ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। प्रोवाइडिंग फॉर मेजरमेंट, इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल, जो भी हम लोग का एक्टिविटी कर रहे हैं उन एक्टिविटीज को मेजर करना है ना, पहुंचा है क्या नहीं पहुंचा है लिमिट तक, टारगेट कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ है, वॉट एवर इट मे बी, मेजरिंग। हम लोग जैसे फॉर एग्जांपल अभी रिवीजन कर रहे हैं तो हमारा मेजरमेंट क्या है कि भाई शाम तक हमने 2 चैप्टर्स, 3 चैप्टर्स, 4 चैप्टर्स किए या नहीं किए, 2 लेक्चर देखे, 4 लेक्चर देखे, 5 लेक्चर देखे या नहीं देखे। फिर उसके बाद मेजरमेंट के बाद हम लोग इवेल्युएट करते हैं कि यार इनफ चैप्टर्स देखे क्या नहीं, इनफ नंबर ऑफ आवर्स हमने पुट इन किए क्या नहीं, इतना एफर्ट इनफ है या नहीं, क्या और डालना चाहिए, इवेल्युएशन। एंड देन फिर तुरंत हम लोग कंट्रोल कि यार कम पड़ा तो हम लोग कल से एक्स्ट्रा आवर्स डालने वाले, एक्स्ट्रा एफर्ट डालने वाले। सो ये भी काम जो है, ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये भी स्टेप है ऑर्गेनाइजिंग का। Organizing function involves providing the basis for measurement. It is providing you a base for measuring activities, evaluating and control of the activities. It should establish signposts and control points in the organization so that the performance of individuals and groups can be measured, evaluated and controlled at periodic intervals. उसका काम है, उसका फंक्शन है एस्टेब्लिश करना ऐसे सिग्नल्स, ऐसे कंट्रोल पॉइंट्स, ऐसे साइन पोस्ट जो हमें हेल्प कर सके काम को, एक्टिविटी को मेजर करने में, इवेल्युएट करने में एंड फिर इवेल्युएशन के बाद उसके ऊपर कंट्रोल एक्सरसाइज करने में। हम लोग मेजर करते हैं 4 घंटे पढ़ाई किया, फिर हम लोग इवेल्युएट करते हैं कि यार 4 घंटे का पढ़ाई इनफ था या नहीं था, बाकी के जो 20 घंटे थे उसमें हमने क्या किया, तो यार कम पड़ गया, टाइम पास ज़्यादा हो गया। फिर हम लोग कंट्रोल करते हैं कि कल से ज़्यादा एफर्ट डालना स्टार्ट करेंगे। तो ये बेस तैयार करके देने का, ये एस्टैब्लिश करके, ये साइन पोस्ट, ये जो चेक पॉइंट्स है, ये एस्टैब्लिश करके देने का काम जो है वो ऑर्गेनाइजिंग का है। द पर्पज ऑफ सच इवैल्यूएशन इज टू टेक नेसेसरी रेक्टिफिकेशन मेजर्स इफ देयर आर सीरियस डिविएशंस इन द एक्चुअल परफॉर्मेंस, है ना। हमने देखा कि यार 4 घंटे का इनफ नहीं पढ़ रहे तो हमने तुरंत क्या किया, हमने करेक्टिव एक्शन लिया कि कल से हम लोग 8 घंटा पढ़ना स्टार्ट कर देंगे, राइट। सो रेक्टिफिकेशन इसी को बोला जाता है, रेक्टिफिकेशन मेजर्स, रेमेडी, सॉल्यूशंस, है ना, प्रॉब्लम सॉल्विंग, सही है कि नहीं, ट्रबल शूटिंग, ये सारी चीजें वही होती है। नाउ नंबर 5 इज डेलीगेटिंग अथॉरिटी। अथॉरिटी क्या है, अथॉरिटी अधिकार देना है क्या नहीं है, यस और नो, याद है क्या, देयर हैज टू बी प्रॉपर पैरिटी बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, याद आ रहा है, ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। जब हमको अगर काम करना है तो काम करवाना है, अगर जिम्मेदारियां देनी है तो अथॉरिटी देनी बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी अथॉरिटी दे दी, स्कूल में आप लोग जब भी होंगे तो आपने देखा होगा कि 40-50 स्टूडेंट्स का क्लासरूम होता था, उसमें से एक मॉनिटर अपॉइंट कर दिया जाता था। अभी उस मॉनिटर को मॉनिटर आपकी बुक्स चेक कर सकता है, मॉनिटर आपके नेल्स चेक कर सकता है, मॉनिटर ये सब चीजें, उसको अथॉरिटी दी गई है कि वो ये सब चीजें चेक कर सकता है, राइट। सो दिस इज नथिंग बट अथॉरिटी। अथॉरिटी इज द राइट टू एक्ट एंड एक्सट्रैक्ट ओबीडियंस फ्रॉम others. It is the right to act and extract obedience. मॉनिटर आपके साथ जबरदस्ती इन द सेंस वो आपसे ओबीडियंस एक्सट्रैक्ट कर सकता था कि यार मुझे बुक दिखा, मुझे चेक करना है तूने होमवर्क किया है या नहीं किया। तो he has the authority, he has the right, अधिकार है to extract obedience from you, yes or no. A manager may not be able to perform task without granting authority to him. मैनेजर काम नहीं कर पाएगा, मैडम बोलेगी कि क्लास संभाल, तो क्लास संभालने के लिए मॉनिटर को बच्चों को पनिश करना है, मॉनिटर को रिपोर्ट करना है कौन कौन मस्ती कर रहा था, मॉनिटर को होमवर्क चेक करना है, ये सब अधिकार नहीं मिलेंगे तो मॉनिटर काम कर पाएगा क्या, नहीं कर पाएगा। इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है कि मैनेजर में नॉट बी एबल टू परफॉर्म टास्क विदाउट ग्रांटिंग अथॉरिटी टू हिम बाय द ऑर्गेनाइजेशन। While assigning duties, the manager should clearly specify authority and responsibility limit. जब वो काम दे रहा है तो उसकी बहुत बड़ा उसका रोल है कि वो क्लियरली अथॉरिटी की लिमिट दे सके, कितना अधिकार है, प्लस उसके साथ साथ जिम्मेदारियां भी बता सके। सिंपल तरीका है, yes or no. So these two things are going hand in hand, responsibility as well as authority always going hand in hand. तो ये भी डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी जो है
ये एक इंपॉर्टेंट मैनेजरल फंक्शन है, पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग आता है, डेलीगेशन ऑफ द अथॉरिटी। फिर लास्ट वाला आ जाता है कोऑर्डिनेशन। अभी वेरियस डिपार्टमेंट्स, वेरियस ग्रुप एक्टिविटीज, वेरियस पीपल आर वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन। सबके अपने अपने अलग अलग काम हैं, सबके काम करने के अपने अपने तरीके हैं, सबके रिसोर्सेज अपने अलग अलग हैं, सबकी सोच अपनी अलग अलग है। सो नाउ ये सब चीज जब भी होती है, इट इज क्वाइट पॉसिबल, एक बहुत आसान हो जाता है कि होलिस्टिक अप्रोच, मतलब जो गोल है पूरे एंटायर ऑर्गेनाइजेशन का, वो गोल से हम लोग दूर हो जाते हैं। ये नहीं होना चाहिए ग्रुप एक्टिविटी के अंदर, इसीलिए कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि सबको साथ में बांध कर इन सिंक हार्मोनी में आगे लेकर जाया जा सके। सो इट मीन्स द एक्टिविटीज ऑफ द वेरियस ग्रुप्स एंड द वेरियस वर्क्स, इंटर रिलेटेड, इंटर डिपार्टमेंटल वर्क जो है, ये सारी की सारी एक्टिविटीज कोऑर्डिनेटेड एफर्ट से साथ में आगे चल सके। अदरवाइज जो है बहुत सारा लैक्यूना, मतलब बहुत सारा प्रॉब्लम, बहुत सारे फॉल्ट्स खड़े होने स्टार्ट हो जाएंगे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स खड़ी होनी स्टार्ट हो जाएंगी, राइट। सो कोऑर्डिनेशन इज एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, इसलिए ऑर्गेनाइजिंग का छोटा सा हिस्सा बनाया गया है। इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन कैरी आउट देयर स्पेशलाइज्ड फंक्शन, उनको जो जो काम आते हैं, काम दिए गए हैं, उस हिसाब से अपने स्पेशलाइज्ड फंक्शन कर रहे हैं। एंड दिस नेसेसिटेट्स द कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटी। बॉलर्स अपनी बॉलिंग कर रहे हैं, बैट्समैन अपनी बैटिंग कर रहे हैं, फील्डर अपनी फील्डिंग कर रहे हैं, कीपर अपना कीपिंग कर रहे हैं, लेकिन सब लोग साथ में मिलकर एक्टिविटी कोऑर्डिनेट करेंगे तो जाकर टीम का जो गोल है मैच जीतने का या वर्ल्ड कप जीतने का, वो फुलफिल होने वाला है। While performing the organizing function, the manager should see that all the activities are properly coordinated and there exists no conflicts. Very important, all activities are properly coordinated and उनमें कोई भी conflict नहीं है, ना तो इंडिविजुअल्स में, ना ग्रुप्स में, ना डिपार्टमेंट्स में, ना वर्क्स में। देयर हैज टू बी नो कॉन्फ्लिक्ट्स एट ऑल, बिकॉज एट द एंड कोई भी तरीके का कॉन्फ्लिक्ट एट द एंड ऑर्गेनाइजेशन को तकलीफ देने वाला है। आई डोंट नो, वो चक दे नहीं कि शाहरुख खान का मूवी, अगर आपने वो देखा रहेगा चक दे, तो उसमें दो कैरेक्टर, जो दो सेंटर फॉरवर्ड रहते हैं ना टीम के, एक कम हाइट की लड़की रहती है हरियाणा की, और दूसरी वो एक और रहती है, मेरे को नाम नहीं याद आ रहा है उसका। वो जो दो इंडिविजुअल्स रहते हैं, अभी इन दोनों इंडिविजुअल्स, ये जो दो मेन प्लेयर्स रहते हैं टीम के, दोनों फॉरवर्ड्स है टीम के, दोनों फॉरवर्ड्स है टीम के, जो एक्चुअली गोल मारने का काम करते हैं सामने वाली टीम पर। अभी इन दोनों के बीच में देयर इज नो कोऑर्डिनेशन एट ऑल। ये इसको पास देने का काम नहीं करती, ये इसको पास देने का काम नहीं करती, दोनों अपने अपने तरीके से काम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो शाहरुख खान को ये समझ जाता है कि यार इसके वजह से जो है हमारी टीम हार जाएगी, तो जो हमारा ऑब्जेक्टिव है टीम को जिताने का, वो ऑब्जेक्टिव फुलफिल नहीं हो पाएगा। सो फिर वहां पर मैनेजमेंट क्या करता है, शाहरुख खान क्या करता है, इनके बीच में आकर प्रॉपर कोऑर्डिनेशन खड़ा करने की कोशिश करता है, ताकि ये दोनों मिलकर साथ में आगे चल सके, साथ में काम कर सके, तो जाके ये जो बॉल है ये सामने वाली टीम के गोल के अंदर जाएगा एंड वर्ल्ड कप जीतने का जो टीम इंडिया का सपना है वो फुलफिल हो पाएगा। The objective of the organization will be fulfilled if the efforts of all groups, all individuals, all departments are in proper coordination. ये एक important काम है, organizing का part है। Both individuals and groups may come in conflict while performing the respective duties. While organizing the functions, managers should see that no conflicts exist among the various departments and all departments function as a coordinated unified whole. इसका काम है शाहरुख खान का, क्योंकि वो टीम का कोच है, कि ये दोनों इंडिविजुअल्स साथ में यूनिटी में, एक ही सिंक में, एक ही तरीके से एक ही गोल की तरफ काम कर सके। एंड वो गोल है कि खुद का नहीं सोचना है, हमको टीम इंडिया का सोचना है, right? So this is the very important function. Manager should see there are no conflicts and all departments are working as a coordinated unified unit. Simple. So ये थे हमारे organizing के important steps, right? In all there were six steps. Identifying the work, then work को group करो,
फिर फॉर्मल रिपोर्टिंग रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करो सो दैट सबके बीच में जो इंटर रिलेटेड एक्टिविटीज़ है वो प्रॉपरली सिंक में चल पाए एक दूसरे के साथ। फॉर्मल रिपोर्टिंग रिलेशनशिप हो कि अथॉरिटी देने का काम, डेलीगेट करने का काम हो, रिपोर्टिंग हो हर जगह पर एक दूसरे के साथ। फिर उसके बाद मेजरमेंट, इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल ऑफ द एक्टिविटीज़ के लिए जो है बेस प्रोवाइड करने का काम ऑर्गेनाइजिंग का है। एंड फिर लास्ट में जो है डेलीगेशन ऑफ द अथॉरिटी, कि अगर आपको अथॉरिटी देना है तो साथ अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी देना है तो अथॉरिटी भी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज कोऑर्डिनेशन बिटवीन ऑल द इंटर रिलेटेड एक्टिविटीज़ एंड द पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन। सो विद दिस हम लोगों ने ऑर्गेनाइजिंग पूरा का पूरा जो है अच्छी तरीके से आज देख लिया है। मैंने कहा था कि कुछ कुछ लेक्चर्स जो है वो थोड़े से बड़े रहेंगे टॉपिक के हिसाब से, कुछ कुछ टॉपिक्स जो है ज़्यादा टाइम नहीं लेने वाले। डिटेल में मैंने पूरा ऑर्गेनाइजिंग जो है आप लोगों को पढ़ाया है। इनफैक्ट ये तो रिवीजन से भी ज़्यादा ले लिया है मैंने, मतलब ये तो मुझे नहीं लगता अभी बुक भी पढ़ने की ज़रूरत रहेगी आप लोगों को, राइट। सो आई होप ये काम आसान हो गया आप लोगों का। आई होप ये सीरीज़ में मज़ा आ रहा है, क्योंकि मुझे तो बहुत एक पॉजिटिविटी आ गया है मेरे अंदर कि यस ये वाला जो है सीरीज़ आप लोग को बहुत हेल्प करने वाला है। एंड CMA फाउंडेशन जो है आपका बहुत अच्छी तरीके से प्रिपेयर होकर बहुत आसानी से क्लियर होने वाला है, राइट। सो विद दिस आई विल एंड टुडेस लेक्चर। एंड अगले लेक्चर में जो है हम लोग एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट, इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट देखने वाले, जिसका नाम है स्टाफिंग। सो अंटिल देन, गुड बाय, डू टेक केयर।